हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 11वीं क्लास की हिंदी की किताब अंतरा का नवा चैप्टर भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। तो आइए देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। आपका पहला प्रश्न है, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि इस अभागे देश में, जो कि आलसी देश है, जो कुछ हो जाए वही बहुत कुछ है, क्यों कहा गया है। तो ये क्यों कहा गया है कि इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। तो आंसर होगा, लेखक ने यह शब्द इसलिए कहे हैं क्योंकि हमारे देश के लोग बहुत आलसी हैं, काम करना नहीं चाहते। तो अंग्रेज़ों के ज़माने में ऐसा नहीं था कि भारतवासियों को उन्नति के अवसर नहीं मिले थे, पर हम इतने आलसी थे कि हम कुछ भी नहीं कर पाए। इसलिए उन दिनों जो कुछ भी थोड़ा बहुत किसी ने किया, उसी को लेखक ने बहुत कुछ मानने के लिए कहा। मतलब हम लोग इतने आलसी थे कि हम अपनी उन्नति नहीं कर पाए। ऐसा नहीं था कि अंग्रेज़ों के ज़माने में, अंग्रेज़ों के राज्य में भारतवासियों को उन्नति के अवसर नहीं थे। उन्नति के बहुत अवसर मिले, लेकिन हम लोग इतने आलसी थे कि हम कुछ कर ही नहीं पाए। और जो कुछ हमने किया ज़रा बहुत, तो लेखक ने कहा है कि इसी को बहुत समझना चाहिए कि हमने कुछ कर लिया। तो उसके अनुसार कुछ ना करने तथा भाग्य भरोसे बैठे रहने से तो अच्छा यही है कि जो हो रहा है वही बहुत कुछ है। आपका अगला प्रश्न है, जहाँ रावत साहब बहादुर जैसे कलेक्टर हो, वहाँ क्यों ना ऐसा समाज हो। तो वाक्य में लेखक ने किस प्रकार के समाज की कल्पना की है। आंसर होगा, रावत साहब बहादुर कलेक्टर थे। लेखक ने अकबर के समाज के समान उनके समाज के बादशाह की कल्पना की थी। तो उनके वहाँ होने से बलिया का समस्त संभ्रांत वर्ग वहाँ एकत्र था। ऐसा लग रहा था मानो रावत साहब बहादुर अकबर हैं, तथा उनके मुंशी जो हैं चतुर्भुज, सहाय तथा बिहारी लाल अकबर के दरबारी अबुल फजल और टोडरमल हैं। उसे यह समाज अत्यंत सभ्य, अनुशासित तथा श्रेष्ठ लग रहा था। तो जो लेखक थे उनको ऐसा लग रहा था कि रावत साहब का जो समाज है वो बिल्कुल अकबर के समाज के समान है। तो जिस तरह से अकबर के उस दरबार में अबुल फजल और टोडरमल थे, उसी तरह उनको लग रहा था कि रावत साहब बहादुर के दरबार में जो चतुर्भुज सहाय हैं और बिहारी लाल हैं, वो अकबर के दरबारी अबुल फजल और टोडरमल हैं। तो उनको ऐसा लग रहा था जैसे रावत साहब बहादुर का जो दरबार था वो बहुत सभ्य, अनुशासित और श्रेष्ठ हो। तो इसलिए वो कहते हैं कि जहाँ रावत साहब बहादुर जैसे कलेक्टर हो, तो वहाँ ऐसा समाज क्यों नहीं होगा। वहाँ बिल्कुल ऐसा ही समाज होगा जैसा कि अकबर के ज़माने में था। तो जिस तरह से अकबर के ज़माने में जो समाज था वो वहाँ पे बहुत से संभ्रांत वर्ग के लोग इकट्ठे हो जाते थे जब उनका दरबार लगता था, उसी तरह रावत साहब बहादुर कलेक्टर थे। और लेखक ने अकबर के समाज के समान उनके समाज के बादशाह की कल्पना की थी। उनके वहाँ होने से बलिया का समस्त संभ्रांत वर्ग जो था वो एकत्रित हो जाता था। तो ऐसा लग रहा था मानो रावत साहब बहादुर अकबर हैं, तथा उनके मुंशी जो हैं, जो रावत साहब बहादुर हैं, उनके जो मुंशी चतुर्भुज सहाय हैं और बिहारी लाल वो जो बिहारी लाल हैं वो अकबर के दरबार के अबुल फजल और टोडरमल हैं। तो मुंशी चतुर्भुज सहाय और बिहारी लाल उनको अबुल फजल और टोडरमल के समान लग रहे थे। तो उनका जो ये समाज था वो उनको अत्यंत सभ्य, अनुशासित तथा श्रेष्ठ लग रहा था। आपका अगला प्रश्न है, जिस प्रकार ट्रेन बिना इंजन के नहीं चल सकती, ठीक उसी प्रकार हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो। इससे लेखक ने अपने देश की खराबियों के मूल कारण खोजने के लिए क्यों कहा है। तो आंसर होगा, हिंदुस्तानी लोगों की रेलगाड़ी से तुलना इसलिए की गई है क्योंकि जैसे रेलगाड़ी होती है वो बिना इंजन के नहीं चल सकती, तो रेलगाड़ी को चलाने के लिए इंजन की आवश्यकता होती है। वैसे ही हिंदुस्तानी लोग स्वयं काम करने के आदी नहीं होते, उनसे काम करवाने के लिए इंजन समान मुखिया की आवश्यकता होती है। इसलिए वह देशवासियों को उन मूल कारणों को खोजने के लिए कहता है जिनसे देश में खराबियां पैदा हो गई हैं। तो इन कमियों को ढूंढकर इन्हें दूर करने से ही हम अपने देश की उन्नति में सहायक हो सकते हैं तथा बिना किसी मुखिया के आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे लेखक का यही कहना है कि हमें वो वजह ढूंढनी चाहिए, उन कारणों को ढूंढना चाहिए जिससे देश में खराबियां पैदा हो गई हैं, और इन कमियों को ढूंढकर इन्हें दूर करना चाहिए ताकि हम अपने देश की उन्नति कर सकें। तो हम जो आलसी हुए हैं, आलसी बने बैठे हैं, क्यों बने बैठे हैं,
हमें किस तरह से देश की उन्नति करना चाहिए, हमारे देश में लोगों के अंदर कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं जिनसे देश में खराबियां पैदा हो गई हैं। तो इन कमियों को ढूंढकर इन्हें दूर करने से हम अपने देश की उन्नति कर सकते हैं और बिना किसी मुखिया के आगे बढ़ सकते हैं। मतलब हमें कोई ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो हमें चलाए, तो हम किसी मुखिया के बिना ही अपने आप काम कर सकते हैं और देश की उन्नति कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, देश की सब प्रकार से उन्नति हो सके इसके लिए लेखक ने जो उपाय बताए हैं उनमें से किन्हीं 4 का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। तो आंसर होगा, हर क्षेत्र में उन्नति करनी होगी, जैसे धर्म में, घर के काम में, रोजगार में, शिक्षा में और शारीरिक और मानसिक विकास में, समाज की सोच में, छोटे बड़े में भेदभाव को दूर करने आदि सब में उन्नति करनी होगी। तो ऐसी बातों और चीज़ों से दूर रहना होगा जो देश की उन्नति में बाधक हों। अपने अंदर की कमियों को पहचान कर उसे पूरी आंतरिक शक्ति लगाकर दूर करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं और उनको दूर करना चाहिए। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया, उन्होंने उदाहरण दिया कि जिस प्रकार कोई दूसरा व्यक्ति घर में गलत विचार से घुस जाता है तो क्या करते हैं, हम उसको निकालने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। वैसे ही जो बातें उन्नति के मार्ग में कांटे बनती हैं उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। इसके लिए कुछ लोग उन लोगों को जाति और धर्म का नाश करने वाला कहेंगे, तो उनकी बातों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे ये पागल है, निकम्मा है, लेकिन उनकी बातों को अनसुना करना चाहिए। तो जो कुछ भी देश की उन्नति में बाधक है उनको दूर करना चाहिए। केवल देश हित के बारे में सोचना चाहिए, तभी देश की उन्नति हो सकती है, तभी देश उन्नति कर सकेगा। आपका अगला प्रश्न है, लेखक जनता से मत मतांतर छोड़कर आपसी प्रेम बढ़ाने का आग्रह क्यों करता है। आंसर होगा, लेखक जनता से मत मतांतर के भेदभावों को छोड़कर आपसी प्रेम भाव बढ़ाने का आग्रह इसलिए करता है क्योंकि इससे आपसी भाईचारा बढ़ेगा। इससे हम जाति तथा वर्गगत संकीर्णता से मुक्त होकर देश की उन्नति के लिए मिलजुल कर प्रयास करेंगे। तो भारतवर्ष को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकेगा, इसलिए एकता की शक्ति के सामने कोई भी नहीं टिक सकेगा। तो हमारे अंदर जो भी मतभेद हैं उनको हम छोड़ दें पीछे और हम क्या करें, देश की उन्नति के लिए काम करें। तो लेखक जनता से मत मतांतर छोड़कर आपसी प्रेम बढ़ाने का आग्रह इसलिए करता है ताकि देश उन्नति कर सके। अगर हम छोटी संकीर्णता लिए बैठे रहेंगे, हम यही सोचते रहेंगे कि ये इस जाति का है, ये इस वर्ग का है, तो हमारा देश उन्नति नहीं करेगा, हम आपस में ही लड़ते रहेंगे। इसलिए जो लेखक है वो जनता से मत मतांतर छोड़कर जो हमारे अंदर मतभेद आपस में पनप रहे हैं उनको त्याग कर आपसी प्रेम बढ़ाने का आग्रह करता है ताकि हम देश की उन्नति के लिए प्रयास कर सकें। आपका अगला प्रश्न है, आज देश की आर्थिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्य को एक अनुच्छेद में स्पष्ट कीजिए। वाक्य है, जैसे 1000 धारा होकर गंगा समुद्र में मिलती है, जैसे गंगा की 1000 धाराएं बनती हैं और वो समुद्र में मिलती हैं जाके, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी 1000 तरह से इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। तो लेखक का क्या अभिप्राय है ये कहने का, आपको ये बताना है। आंसर होगा, आज हमारे देश में अनेक विदेशी कंपनियां अपना सामान बेच रही हैं, जैसे चीन, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान आदि देशों से विभिन्न प्रकार की ऐसी वस्तुएं भी हमारे देश में बेची जा रही हैं जिनका उत्पादन हम भी कर सकते हैं। जैसे चीन से साइकिल, मूर्तियाँ, खिलौने आदि भारतीय बाज़ारों में भारतीय उत्पादों को मात दे रहे हैं। इससे हमारे देश का धन क्या होता है, दूसरे देशों में जाता है, विदेश में जाता है, और इससे हमारी आर्थिक स्थिति तो कमज़ोर होती ही है, हमारे उद्योग जगत पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें अपनी लक्ष्मी को अपने ही देश में रोकने के उपाय करने चाहिए। तो हमें भी अपने देश में इस तरह की जो चीज़ें हैं, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बनानी चाहिए ताकि हमारे देश का धन हमारे देश में रहे और दूसरे देशों में ना जाए। तो लेखक का यहाँ पे कहने का अभिप्राय यही है कि जो सामान हम अपने देश में दूसरे देशों से मंगाते हैं उसे दूसरे देशों में से ना मंगाकर हमें अपने देश में ही उस सामान को बनाना चाहिए ताकि हमारा जो धन है वो दूसरे देशों में ना जाए, हमारी आर्थिक स्थिति क्या होगा, इससे मजबूत होगी। तो इससे आगे के प्रश्न हम करेंगे अगली वीडियो में। तो आप इन प्रश्न उत्तरों को अच्छे से
समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।